वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस संस्कृत विषय की पाठ्य योजना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं संस्कृत के यहाँ पे कक्षा 6 और 7 दोनों के लिए जो प्रकरण है वो आप पढ़ा सकते हैं। तो कक्षा 6-7 के लिए अगर आप लोगों को संस्कृत की पाठ्य योजना बनानी है एक अच्छे तरीके से, तो आज की वीडियो पूरी देखिएगा। अगर वीडियो से लाभ मिलता है आप लोगों को तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो, चाहे वो पाठ्य योजना से रिलेटेड हो या फिर सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना से रिलेटेड हो, जीके जीएस की शॉर्ट ट्रिक देखनी है आपको, मैथ की शॉर्ट ट्रिक देखनी है, रीजनिंग की शॉर्ट ट्रिक देखनी है, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। मैं ये गारंटी देता हूँ कि अगर आप लोग सब्सक्राइब करके रखते हैं चैनल को तो आप लोगों को लाभ जरूर मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, सबसे पहले जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसके बीचों बीच सबसे पहले आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा गया पाठ्य योजना 11। आपकी जितनी संख्या होगी वो लिखिएगा। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका का नाम लिखना है। लड़के हैं तो छात्राध्यापक का नाम हो जाएगा, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका का नाम हो जाएगा। नेक्स्ट, इस तरीके से कॉलम बॉक्स बना के दिनांक लिखना है, जैसे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई है। कक्षा 6वीं 7वीं दोनों के लिए है, पहले बता चुका हूँ। वर्ग आप अपने अनुसार भरिएगा, यहाँ पे अ लिखा गया है। विषय संस्कृत का है, कालांश 4th है। आप जिस पीरियड में जाएंगे उसका नंबरिंग अपने अनुसार करिएगा। कालांश को ही काफ़ी कॉलेजेस में चक्र कहते हैं। और अवधि यहाँ पे 40 मिनट की है। ठीक, अब इसके बाद देखिए हमारा आज का जो प्रकरण है वो है पुनरावलोकनम। ठीक है, पुनरावलोकनम। नेक्स्ट हेडिंग आपकी जो लेसन प्लान की पहली हेडिंग कही जाती है सामान्य उद्देश्य, इसको इस तरीके से लिखे और देखिए यहाँ पे पूर्ववत लिख दिया गया है। पूर्ववत का मतलब होता है आप इसके पहले संस्कृत की कोई भी पाठ्य योजना बना चुके हैं, उसमें सामान्य उद्देश्य जो भी लिखे हैं वो सारी चीज़ें पूर्ववत लिखते ही यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगी, यानी कि दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। पहली पाठ्य योजना बना रहे हैं संस्कृत की तो लिखिए, दूसरी बना रहे हैं, तीसरी बना रहे हैं, चौथी बना रहे हैं, पाँचवीं बना रहे हैं, कोई भी नंबर बना रहे हैं पहले के बाद तो आप पूर्ववत लिख सकते हैं। अगली हेडिंग है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य का मतलब होता है आपका जो टॉपिक होता है, जैसे पुनरावलोकनम टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो इसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनको आप क्या उनके अंदर क्या डेवलप करना चाहते हैं, किस प्रकार की नॉलेज, उसके बारे में विशिष्ट उद्देश्य में कम से कम 2 से 3 पॉइंट और मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में फर्स्ट पॉइंट है छात्र संस्कृत अनुवाद के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्रों को नवीन शब्दों का विभक्तियों का ज्ञान होगा। अगली यहाँ पे पॉइंट है बोधात्मक उद्देश्य। इसमें देखिए लिखा गया पहला पॉइंट, छात्र सुनकर के अनुवाद बनाने को सीखेंगे। दूसरा पॉइंट है शब्द रूपों का ज्ञान होगा। तीसरा यहाँ पे पॉइंट है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें देखिए लिखा गया सबसे नीचे, छात्र किसी भी वाक्य को संस्कृत में अनुवाद कर सकेंगे। अगली हेडिंग है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में यहाँ पे जो भी आप शिक्षण सहायक कार्य करते समय जिन भी सामग्रियों की सहायता लेंगे, चार्ट का यूज करेंगे, श्यामपट्ट का यूज करेंगे, चौक का यूज करेंगे, डस्टर का यूज करेंगे, पॉइंटर का यूज करेंगे, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी सहायक सामग्रियाँ हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है वाइट बोर्ड या फिर ब्लैक बोर्ड जो भी होगा, चौक, मार्कर, डस्टर, पॉइंटर आदि। सहायक सामग्री के बाद आपकी हेडिंग आती है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान हेडिंग में देखिए लिखा गया है बच्चे अनुवाद की प्रक्रिया से सामान्य रूप से परिचित हैं। अब आता है पाठ प्रस्तावना के प्रश्न, जो कि लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा जाता है। इसको 3 कॉलम में डिवाइड करना होता है, क्रम संख्या, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, पढ़ नहीं रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देख के लिख लीजिएगा। पहला प्रश्न है, इसमें प्रस्तावना प्रश्न की जो नियम है वो मैं बता देता हूँ कि बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, उसका आंसर आएगा, उससे दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरे प्रश्न का जो आंसर आएगा उससे तीसरा प्रश्न बनेगा, तीसरे प्रश्न का जो आंसर आएगा उससे चौथा प्रश्न बनेगा। जब तक प्रश्न ये समस्यात्मक नहीं होगा, कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। और प्रश्नों का जो लेवल होता है वो बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। सरल रखना चाहिए आपको, प्रश्न जितने भी सरल रख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे पहला प्रश्न देखिए है कि भारत देश की प्राचीन भाषा क्या है, इसको संस्कृत में लिखा गया है, तो यहाँ पे बच्चे बोलेंगे संस्कृत। दूसरा प्रश्न है संस्कृत भाषायाम अन्य भाषा परिवर्तित प्रक्रिया किम कदाति, तो यहाँ पे बच्चे बोलेंगे अनुवाद से। फिर यूयम अनुवाद केन केन भाषा पठत, तो बच्चे बोलेंगे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू। उसके बाद चौथा प्रश्न आएगा त्वम संस्कृत भाषा हिंदी भाषायाम अनुवाद करो, तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, बच्चे नहीं कर पाएंगे इसको अनुवाद। अब इसके बारे में उद्देश्य कथन आपको बोलना है, जैसे कि आपको टॉपिक बताना होता है बच्चों को कि उनको कौन सा टॉपिक आप पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए बोला गया छात्रों आज हम पुनरावलोकनम जो आपका पाठ 1 है उसका अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पे आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण आता है, यानी कि बच्चों को अब उस चैप्टर को आपको पढ़ाना है। इसको यहाँ पे देखिए 4 कॉलम में डिवाइड किया गया है। क्रम संख्या या फिर शिक्षण बिंदु कह सकते हैं, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य।
इसमें आदर्श वाचन है, छात्राध्यापिका छात्रों को सहित यहाँ पे लय, आरोह अवरोह के साथ भावपूर्वक वाचन करेगा। उसके बाद यहाँ पे अनुवाद है क धावत, कौ धावत, के धावंत। ठीक है। इसके बाद व्याख्या की गई है। संस्कृत विषय में अनुवाद तीनों वचनों, एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन के साथ साथ तीनों लिंगों को भी ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। छात्र वाले कॉलम में लिखा गया छात्र कथन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। यहाँ पे उसके बाद पुरुष के लिए जो कौन शब्द आए तो संस्कृत में एक वचन प्रथमा विभक्ति के में क, द्विवचन प्रथमा विभक्ति में कौ तथा बहुवचन प्रथमा विभक्ति में के रूप से में बनाते हैं। इस प्रकार क धावत का अर्थ कौन दौड़ते हैं। कौ धावत का अर्थ अनुवाद कौन दोनों दौड़ते हैं तथा के धावंत का अनुवाद कौन सभी दौड़ते हैं। इस प्रकार होगा। बोधात्मक प्रश्न है। पहला क खादत कौन खाते हैं, इसका अनुवाद है। दूसरा है के खादंत कौन दोनों खाते हैं। तीसरा है का पठत, बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक हो जाएगा। जैसे ही समस्यात्मक होगा आप अपना फिर से इसके बारे में अनुवाद करिए। का पठत, के पठत, का पठंत। व्याख्या है। संस्कृत विषय में का अर्थ भी कौन ही होता है, परंतु इसका प्रयोग स्त्रीलिंग में के लिए किया जाता है। इस प्रकार एक वचन प्रथमा विभक्ति में का पठत का अनुवाद कौन पढ़ती है, के पठत का अनुवाद कौन दोनों पढ़ती है द्विवचन, और बहुवचन में प्रथमा विभक्ति में तथा बहुवचन में प्रथमा विभक्ति में का पठंत का अनुवाद कौन सभी पढ़ती है होगा। सैंपल पे यहाँ पे छात्र वाले कॉलम में सेम चीज़ लिखनी है आपको। छात्र कथन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और यहाँ पे का मतलब होता है सैंपल पे लिख दीजिए कौन। बहुत प्रश्न है। का पठत कौन पढ़ती है, के पठता कौन दोनों पढ़ते हैं, की पतति समस्यात्मक है, नहीं बता पाएंगे। अब अनुवाद करिए। की पतति, के पतता, का कानी पतंत। व्याख्या करिए। संस्कृत में किसी भी वस्तु के लिए कौन शब्द आए तो की का प्रयोग होता है, करते हैं। तो एक वचन प्रथमा विभक्ति के लिए की पतत का अर्थ कौन गिरता है, के पतत का अर्थ द्विवचन प्रथमा विभक्ति में कौन दोनों गिरते हैं तथा बहुवचन प्रथमा विभक्ति में कानी पठंती का अर्थ अनुवाद कौन सभी गिरते होंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर उसके बाद बोध प्रश्न आता है। बोध प्रश्न पहला प्रश्न है कि पतत कौन गिरते हैं, दूसरा है के पत्ता कौन दोनों गिरते हैं, तीसरा है कान पतंत कौन सभी गिरते हैं, कान का खादंत कौन सभी खाती हैं। अब निरीक्षण कार्य आता है। निरीक्षण कार्य में देखिए, छात्राध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेगी, या फिर छात्राध्यापक है तो करेगा। दो छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं को उसी स्थान पर तथा सामूहिक समस्याओं को श्यामपट्ट पर समाधान करा जाएगा उसका। पुनरावृत्ति प्रश्न है। पुरुषों के लिए प्रथमा विभक्ति एक वचन में कौन को क्या लिखते हैं। दूसरा है किसी वस्तु के लिए प्रथमा विभक्ति बहुवचन में कौन को क्या लिखते हैं। गृह कार्य। अब लास्ट हेडिंग आप सभी को पता है कि लेसन प्लान का लास्ट हेडिंग गृह कार्य होता है, तो बच्चों को घर से करके लाने के लिए गृह कार्य जरूर देना चाहिए। और एग्जामिनर जो आता है आपके पाठ्य योजना पढ़ाते समय, वो भी ये चेक करता है कि आपने पढ़ा तो लिया, गृह कार्य दे रहे हैं कि नहीं, क्योंकि लास्ट स्टेप ये होता है, ये कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपका इनकम्प्लीट माना जाएगा। कितनी भी अच्छी तरीके से आप प्रस्तावना निकाले हो, कितने अच्छे तरीके से व्याख्या किए हों, अगर गृह कार्य नहीं देते हैं तो आपका अधूरा ही माना जाएगा। इसलिए गृह कार्य ध्यानपूर्वक लास्ट में दे के ही जाए। तो यहाँ पे गृह कार्य में देखिए 2 प्रश्न दिया गया। पहला, आप सभी पुनरावलोकनम एक पाठ को घर से पढ़कर आएंगे। दूसरा प्रश्न है पुनरावलोकनम एक जो पाठ है में पीछे दिए गए शब्दार्थ को याद करके आएंगे। उसके बाद सुझाव यहाँ पे पर्यवेक्षक करेगा, नीचे हस्ताक्षर करेगा। सुझाव में क्या होता है कि जो आप पढ़ा रहे हैं उसमें कुछ कमियां होंगी तो यहाँ पे सुझाव दिया जाएगा, कुछ अच्छाइयाँ आपने की होंगी उसको भी यहाँ पे बताया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हस्ताक्षर कर देगा। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। अगर इस लेसन प्लान की PDF चाहिए आप लोगों को तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।